अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइजेशन पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में यहाँ पर हम जो हमारा आईएएस का पेपर होता है उसमें जो हम आर्ट एंड कल्चर जो आता है उससे रिलेटेड यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हमारा जो आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ से एक स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, एक सीरियल वे में, तो उसी सीरियल वे में आप हमारे साथ पढ़ते चलिए। आज हमारा जो टॉपिक है वह है भारतीय नृत्य विधाएं। ठीक है, ये हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा भारतीय नृत्य, नृत्य है क्या? डांस। ठीक है, डांस होते क्या है? बहुत सारे डांस होते हैं। ठीक है, अब आप ये मत समझ लीजिएगा डांस जो होते हैं तो हमारे जो बॉलीवुड के डांस हैं, ये इन डांसों का हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। हम जिक्र करेंगे शास्त्रीय क्लासिकल नृत्य। क्लासिकल जो डांसिंग होती है वो किस टाइप के होते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है, तो उनका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। भारत के जो नाट्य शास्त्र है, सबसे पहले क्या था, हमारे जो वेद थे तो हमारे 4 वेद थे। कितने वेद थे? 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक, अब उन चारों वेदों को हम यदि देखें तो 5वां वेद जो माना जाता है वह नाट्य शास्त्र को माना जाता है। कैसा क्या हुआ, जब 4 वेदों का निर्माण हुआ तो सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मनोविनोद के साथ एक साधन की रचना की प्रार्थना की। बोले कि आपने चारों वेदों का निर्माण तो कर दिया, अब यदि नाट्य कोई वेद नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो हमारी पृथ्वी रहेगी सुनी सुनी सी रहेगी, तो एक और वेद की रचना करिए। तो कहते हैं कि चारों वेदों के बाद 5वें वेद का निर्माण हुआ जिसका नाट्य वेद नाम रखा गया। इस जो वे 5वें वेद की जो सृष्टि की, नाट्य स्वयं में नृत्य, नाटक, संगीत, यानी कि जो हमारा नाट्य वेद है इसमें हम क्या म्यूजिक भी पढ़ते हैं, डांस भी पढ़ते हैं सॉरी, और नाटक भी पढ़ते हैं। इसमें देखो, ऋग्वेद से जो पथ्य होता है शब्द, यजुर्वेद से अभिनय यानी कि भावभंगिमाएं जो एक मनुष्य की होती हैं, सामवेद से गीत संगीत तथा अथर्ववेद से रस लेकर के मिश्रित किए गए हैं। यानी कि जो हमारा 5वां जो बना है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है नाट्य वेद। तो ये चारों जो हमारे चारों वेद होते हैं उनको मिला करके इस नाट्य वेद को बनाया गया है। इससे भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक परंपराओं में नृत्य को दैवीय महत्व प्रदान करने की एक बात उजागर होती है। सृष्टि, पालन तथा संहार के प्रतीक शिव के तांडव को डमट डमट ये जो होता है ना शिव तांडव, तो शिव तांडव भी जो है तो इसी का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ डांसिंग। ठीक है, इसमें भारतीय परंपरा को विभिन्न प्रकार के महत्व देती है। भारतीय पौराणिक कथाएं भी हम देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी से बहुत ही दृष्टिगोचर होती हैं, अभिव्यक्तियों के दृष्टांतों से भी परी इस प्रकार भीमबेटका आपने देखा है भोपाल में, भोपाल रायसेन में अब्दुल्लागंज में स्थित है। ठीक है, वहां पर भी आप देखते हैं ना कि भीमबेटका में सामुदायिक जो डांसिंग है, वहाँ जो नक्काशियां करी गई हैं। हड़प्पा सभ्यता में भी हम जाते हैं तो कांसे के नृत्यमयी बाला सामाजिक मनोरंजन विधा के रूप में भी नृत्य के महत्व को क्या होती है, उजागर करती है। जो हमारा नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख, अब हम बात करते हैं कि जो ऑथेंटिक हमारा सोर्स कौन है, तो एक है भारत मुनि। हमारे हुए कौन से? भारत मुनि का नाट्य शास्त्र, भारत मुनि का नाट्य शास्त्र। ठीक, इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, नाट्य शास्त्र नाम से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? भारत मुनि का नाट्य शास्त्र। अब इसमें उल्लेख किया किसका गया है, तो यह एक प्रसिद्ध कृति है। इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विविध पहलुओं पर सर्वाधिक विविध तथा रोचक प्रबंध प्राप्त होते हैं। इस कृति का संकलन जो है 200 ईसा पूर्व, कितना? 200 ईसा पूर्व यानी कि बीसी। ठीक है, 200 बीसी लगभग में इस कृति का क्या किया गया, निर्माण, इसका संकलन किया गया है। ठीक है, लिखा नहीं गया। इसमें तकनीकों, मुद्राओं, भावों, आभूषणों, मंच तथा यहाँ तक कि जो दर्शक के बारे में भी ब्यौरा दिया गया है। भरत मुनि जो थे उन्होंने पूर्ण कला की, जो नृत्य को पूर्ण कला की संज्ञा इन्होंने दी है, जिसकी परिधि में कला के अन्य जो
सारे रूप हैं, संगीत, शिल्पकला, काव्य तथा नाटक शामिल होते हैं। नृत्य के स्वरूप में उन्होंने दो प्रकार के स्वरूपों का वर्णन किया है। यदि हम स्वरूप की बात करेंगे नृत्य के, तो उन्होंने दो स्वरूप का वर्णन किया। आप बताइए दो स्वरूप कौन कौन से हैं? तो पहला है लास्य और दूसरा है तांडव। लास्य के अंदर क्या होता है बच्चों? तो इसमें क्या होता है, लालित्य, लास्य में लालित्य, भाव रस, अभिनय निरूपित होते हैं। कला का यह जो रूप है, नृत्य को नारी, मेन चीज इसमें क्या है, नारी की जो स्त्री होती है, तो इसकी जो सुलभ विशेषताओं का यह प्रतीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लास्य बोलते हैं। और हम यदि सेकंड में आते हैं, जो हमारा तांडव होता है, तो यह जो है ये नर की अभिमुख भाव, यानी कि एक व्यक्ति, यानी कि मेल, एक पुरुष जब डांस करता है, ठीक है, तो इसमें लय तथा गति पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, तांडव। यानी कि जो डांसिंग के जो पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, एक लास्य और एक तांडव। तो लास्य में हम किसका अध्ययन करते हैं, स्त्री के जो भी नारी की सुलभ विशेषताओं को, और तांडव में हम नर की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। नृत्य पर यदि हम देखते हैं बच्चों, तो नंदिकेश्वर के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनव दर्पण, कौन सा बच्चों, अभिनव दर्पण, एक ग्रंथ बना है अभिनव दर्पण। अभिनव दर्पण इसको लिखा किसने है, नंदिकेश्वर। इनके अनुसार किसी अभिनय को तीन आधारभूत तत्व, देखो ये जो नृत्य के स्वरूप जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो है नाट्य शास्त्र के अनुसार, यानी जो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, तो ये नाट्य शास्त्र के अनुसार इसके कितने रूप बताए गए हैं बच्चों, तो इसके दो रूप बताए गए हैं, ठीक है, एक लास्य और दूसरा तांडव। लेकिन हम सेकंड की बात करें, यदि हम अभिनव दर्पण एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, नंदिकेश्वर, इसके लेखक है नंदिकेश्वर, इनकी बुक है, नंदिकेश्वर की बुक है कौन सी बच्चों, अभिनव दर्पण। तो इस बुक में क्या बताया गया है बच्चों, इस बुक में बताया गया है कि जो किसी भी अभिनव को तीन पार्ट्स में, पार्ट ऑफ थ्री, यानी कि तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कोई भी अभिनव होता है, कोई भी एक्टिंग करते हैं, तो उसको तीन पार्ट में, पहला होता है नृत्य, इसकी बात करते हैं तो पहला होता है इसमें नृत्य, ठीक है, सेकंड होता है नाट्य, और थर्ड होता है नृत्य। अब देखो बच्चों, इसके पार्ट जो है तीन पार्ट हैं, पहला है नृत्य, दूसरा है नाट्य और तीसरा है नृत्य। अब यदि हम आगे देखते हैं, तो जो नृत्य है, इसका संदर्भ लयबद्ध रूप से किए जाने वाले नृत्य के आधारभूत पद संचालनों से है, जिनमें किसी अभिव्यक्ति या मनोदशा का समावेश नहीं किया जाता। अपन मतलब ये बोलते हैं, जब कोई भी डांसिंग होती है, तो एक क्या होती है, लयबद्ध रूप में किया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी अभिव्यक्ति या मनोदशा का समावेश इसमें नहीं किया जाता। यानी एक जो भी व्यक्ति डांस कर रहा है, उसकी मनोदशा क्या है, उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की बन रही है, उसका इसमें समावेश नहीं किया जाता। सेकंड है बच्चों नाट्य, सेकंड है नाट्य, इसका आशय क्या है, तो नाटकीय निरूपणों से है, जो नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत कथा को निरूपित करते हैं। नाट्य में क्या होता है, कोई भी, जैसे आप साउथ में देखेंगे, साउथ के से भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ये जो डांसिंग होती है ना, जैसे कोई भी टॉपिक ले लिए, सपोज रामायण का ही टॉपिक ले लिए, तो रामायण को पूरी तरीके से कैसे दिखाते हैं, डांसिंग फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे यदि रामायण में धनुष टूटने का प्रसंग जो चलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, राम जी आते हैं नाचते हुए, राम जी डांसिंग करते हुए आते हैं, डांसिंग करते हुए उसको उठाते हैं, सीता जी डांसिंग करते हुए आती हैं, फिर उन दोनों में क्या होती है, जो स्वयंवर का कार्यक्रम होता है वो परिचालित होता है। तो ये नाट्य के अंतर्गत आता है। थर्ड की बात करते हैं बच्चों, वो है नृत्य, यानी कि डांस। डांस का क्या है, नर्तन के माध्यम से वर्णित रस तथा भावों से है। इसमें मैक्सिमम हम फोकस करते हैं मूक अभिनय तथा मुद्राओं सहित नर्तन में, यानी कि मूक मतलब इसे बोलते कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, जो ढोलक रहता है ना, उस ढोलक की थाप पड़ती रहती है और उसके अनुरूप क्या होता है, डांस होते रहता है। डांस कैसा होता है, मूक मतलब मूक अभिनय करते जाएंगे, एक्टिंग ऐसे ऐसे करते जाएंगे और बोलेंगे कुछ नहीं। और इसकी जो मुद्राएं जो होती है, मुद्राओं सहित नर्तन में प्रयुक्त अभिव्यक्ति की विभिन्न विधाओं का इसमें समावेश रहता है। तो भारतीय नृत्य के अंतर्गत बच्चों हमने दो तीन चीजें देख ली, ठीक है। आगे यदि हम देखते हैं बच्चों, तो ये जो नंदिकेश्वर थे, उन्होंने पुनः जो है
नायक और नायिका का भाव विस्तार वर्णन करते हुए, जिनमें शाश्वत देवता को नायक का नृत्य का प्रदर्शन करने वाले भक्त को नाटक की नायिका रूप में देखा जाता है। नृत्य के उन्होंने 9 रस भावों का, अब आगे चल देखो, सबसे पहले 3 पार्ट ये स्वरूप बना दिए, फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, 9 रस, 9 रस या भाव। इन्होंने क्या किया बच्चों, आगे जाकर के 9 रस या 9 भाव को बतलाया है। इसमें उल्लेख यह किया गया है कि प्रेम के लिए कौन सा, प्रेम के लिए, ठीक है, मतलब एक जो डांसिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें जैसे जैसे इवेंट आते हैं, उन इवेंटों में एक व्यक्ति की, एक नायक की या नायिका की, उसकी जो अभिव्यक्ति होनी कैसे चाहिए, उसके भाव कैसे आने चाहिए, कौन से भाव में किस रस या किस भाव का उल्लेख होना चाहिए, इसका वर्णन हम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसके 9 रस में देखते हैं। पहला, प्रेम के लिए, कोई भी जो नृत्य हो रहा हो या नाट्य हो रहा है उसमें यदि प्रेम की भावना का उल्लेख करना रहता है तो कौन से रस का यूज करते हैं, श्रृंगार रस का। दूसरा है बच्चों हमारा हास्य तथा विनोद के लिए, जैसे कोई यदि हंसी का कोई सीन चल रहा है, हंसने जैसे बात उल्लेखित हो रही है, तो वहां पर कौन सा यहाँ पे आएगा, हास्य रस आएगा। क्रोध के लिए दिखाने, कोई क्रोध, जैसे मान लो राम और रावण का युद्ध हो रहा है नाट्य कला में, तो जब वो दोनों का युद्ध होता है, आपस में वो दोनों लड़ते हैं, तो रावण का जो तेज देखेंगे आप, उसका गुस्सा देखेंगे, एक अलग ही छवि को क्या करता है, उल्लेखित करता है। वहां पे रौद्र रस। दुखांत घटना के लिए, कोई दुख हो गया, सपोज किसी की डेथ हो गई या कोई कुछ हो गया, तो उसमें करुणा का भाव वहां पर उल्लेखित किया जाता है। फिर आता है बच्चों घृणा के लिए, जब हम घृणा की बात करेंगे तो घृणा के लिए विभत्स। आगे चलते हैं बच्चों, संन्यास। संन्यास के लिए किसको उल्लेख करते हैं, तो भयानक, यानी कि जब भी संन्यास की बात करते हैं, सत्रांश की, तो भयानक यानी कि हमको डर का एहसास होने लगता है, तो वहां पर हम भयानक रस का यूज करते हैं। घृणा, किसी भी ऐसी विषय वस्तु जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती, उसको देखने से किस भाव की उल्लेखित होती है, तो घृणा की उल्लेखित होती है, विभत्स। फिर सूरता के लिए, यानी कि बहुत ही जब अपन को क्या दिखाना रहता है, अपनी वीरता दिखानी रहती है, वहां पर वीर रस का। और आश्चर्य के लिए अद्भुत, और शांति तथा अक्षोभ के लिए हम शांत रस का यूज करते हैं। यानी कि 9 रस जो है यहाँ पर उल्लेखित किए गए हैं। अब बच्चों हमें आगे देखते हैं हम, तो बच्चों आगे अपन सबसे पहले देखते, देखो ये तो हमने आपको भारतीय नृत्य की विधाएं सारी बता दी। आगे देखें बच्चों, अपन यदि देखते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य, यानी कि इंडियन क्लासिकल डांस। यदि हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करें, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, तो अब इसकी बात करेंगे बच्चों हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की, तो इसमें क्या क्या उल्लेखित होगा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नृत्य की विविध शैलियों का विकास हुआ है, जिनमें से प्रत्येक के अपने सूक्ष्म अंतर, मतलब हमारा जो भारत देश है वह अनेकता में एकता वाला देश है और विभिन्नताओं वाला देश है। इसमें बहुत सारे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या है हमारे पास यहाँ उल्लेखित है, बहुत सारी डांस है, और हर एक डांस की एक अलग विशेषता है, वह अपने अंचल, अपने केंद्र, अपने क्षेत्र के हिसाब से चलते हैं। यद्यपि नृत्य की सभी विधाओं को नाट्य शास्त्र में वर्णित आधारभूत नियमों तथा दिशा निर्देशों के अनुसार हम क्या करते हैं, संचालित किया जाता है। फिर भी हम बात करते हैं कि जो अब हमारा मुख्य नियम यही है कि ज्ञान का हस्तांतरण जो होना चाहिए केवल गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। तो गुरु क्या करता है, विभिन्न परंपराओं संप्रदायों का ज्ञान शिष्य को प्रदान करता है। गुरु से ये जो है गुरु शिष्य परंपरा कहलाती है। भारत की जो शास्त्रीय कला शैली का जो मुख्य तत्व है, एक गुरु होता है और अपने शिष्य को इन शैलियों का ज्ञान कराता है, नॉलेज देता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने बच्चों, भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। एक एक करके हम सारे नृत्यों को डिटेल में देखेंगे, ताकि आपका जो पीएससी मेंस है, आईएएस मेंस है, इनके सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाए बच्चों, कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चरों में हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके, एक एक डांस को करके उनकी पूरी डिटेल को आगे हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसी रही आज की क्लास? आपको वीडियो पसंद आए? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, और जो आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। और बच्चों इस वीडियो लेक्चर को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी सर्किल में क्या करना है, सेंड आपको शेयर करना है, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप मन लगा करके पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।